आज से 15 साल पहले 25 जून 2009 को ये दोपहर 12 बजे की ही बात थी जब माइकल जैक्सन को उसके पर्सनल डॉक्टर ने कुछ नशीली दवाइयां दी और उन दवाइयों की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। देखो, हुआ कुछ ये था कि अपनी मौत से एक दिन पहले यानी कि 24 जून 2009 को माइकल एक कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रहा था। ये कॉन्सर्ट माइकल के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि पिछले काफी सालों में माइकल ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उसके ऊपर बच्चों के शोषण का जो आरोप लगा हुआ था उसकी वजह से। अब बात 24 जून 2009 के रात के 12 बजे की है। माइकल अपनी रिहर्सल से फ्री होकर अपने घर 100 नॉर्थ कैरलवुड ड्राइव के लिए निकल जाता है। हर रात की तरह आज भी यानी 24 जून की रात को भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने उस मेडिकेशन रूम में जाता है। पहले तो कॉनराड माइकल को ये दवा देने से मना ही कर देता है, लेकिन सुबह तकरीबन 10:40 पर माइकल जैक्सन की जिद की वजह से कॉनराड उसे 25 mg प्रोपोफोल लाइडोकेन के साथ डाइल्यूट करके दे देता है। फाइनली माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। माइकल जैक्सन को सोता हुआ देखकर कॉनराड बाथरूम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कॉनराड देखता है कि माइकल की पल्स भी वीक थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, यानी माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये सब देखकर कॉनराड के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि सामने लेटा हुआ इंसान कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था बल्कि माइकल जैक्सन था। माइकल को बचाने के लिए कॉनराड ने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, और कोशिश की भी तो क्या, बेवकूफों वाली। इस कॉनराड ने माइकल को बचाने के लिए टोटल 10 मिनट तक सीपीआर दिया, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। आगे बताऊंगा क्यों, लेकिन फिलहाल ये याद रखो कि अगर कॉनराड माइकल को सीपीआर ना देता तो शायद माइकल उस दिन बच जाता। खैर, उसके बाद कॉनराड को लगा कि शायद प्रोपोफोल की डोज ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रोपोफोल के असर को कम करने के लिए उसने फ्लूमाजेनिल नाम की एक और दवाई माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर दी। ये दवाई सेडेटिव ओवरडोज को काउंटरैक्ट करने के लिए यानी कि कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन अभी भी यानी कि इतनी दवाइयों के बाद भी माइकल तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। जब कुछ भी काम नहीं आया तो कॉनराड ने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इस समय तक कॉनराड बहुत घबरा चुका था। घबराहट में वो तकरीबन दोपहर 12 बजे चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर आता है और काई से कहता है कि गेट हेल्प, गेट सिक्योरिटी, गेट प्रिंस। इतना कहकर वो वापस माइकल के कमरे में चला जाता है। डरी हुई काई सब कुछ छोड़कर माइकल के बड़े बेटे प्रिंस को लेकर आती है। प्रिंस की उम्र इस समय 12 साल थी, जो यहाँ डैन में अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। काई को कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है, वो बस प्रिंस को लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ कॉनराड माइकल के कमरे में जाकर तकरीबन 12:15 पर माइकल अमीर को कॉल करता है। ये माइकल अमीर माइकल जैक्सन का पर्सनल असिस्टेंट था। कॉनराड माइकल अमीर को हेल्प और सिक्योरिटी लाने को कहता है, लेकिन माइकल अमीर तो उस समय घर में था ही नहीं। अब चूंकि वो उस समय घर में मौजूद ही नहीं था, इसलिए माइकल अमीर फर्दर एल्बर्टो अल्वारेज को कॉल करता है, जो माइकल जैक्सन का पर्सनल सिक्योरिटी था। कॉल मिलते ही एल्बर्टो माइकल जैक्सन के रूम की तरफ भागता है और वहाँ माइकल जैक्सन को देखता है। वो देखता है कि माइकल का मुंह और आंखें दोनों ही खुली हुई हैं और वो अनरिस्पॉन्सिव मैनर में बेड पर पड़ा हुआ है। ये सब कुछ देखकर तुरंत एल्बर्टो ने 911 को कॉल किया। Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. इस क्लिप में अभी जो आवाज आपने सुनी वो एल्बर्टो की ही आवाज थी। जैसे ही 911 को कॉल किया, उन्होंने माइकल जैक्सन की बॉडी को बेड से उतार के जमीन पर लिटाने को कहा और उसे सीपीआर देने को कहा। Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. We need him. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much I can to help you over the phone. We're already on our way. हालांकि सीपीआर तो कॉनराड भी पहले से देता हुआ आ ही रहा था, लेकिन माइकल की बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। यहाँ एक और अजीब सी चीज हुई। कॉनराड ने एल्बर्टो को मेडिकल आइटम्स छुपाने को कहा, लेकिन एल्बर्टो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फॉलोइंग विच कॉनराड ने खुद ही सारे मेडिकल आइटम्स को एक बैग में भरा और उन सभी चीजों को इधर उधर छुपा दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बैग्स मिले भी थे। इतने में ही फहीम मोहम्मद, जो कि माइकल जैक्सन का बॉडीगार्ड था, वो भी माइकल जैक्सन के रूम में आ जाता है। माइकल जैक्सन की हालत देखकर उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब ये तीनों माइकल को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। इतने में ही तकरीबन 12:30 पर पैरामेडिक्स यानी कि इमरजेंसी डॉक्टर्स की एक टीम माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़ती है। इस टीम में से इसने यानी रिचार्ड सिनफ ने ये सीन बाद में कोर्ट को भी बताया था। Now describe Dr. Murray's demeanor, please. Frantic. उसने बताया कि जब वो पहुंचा था तब कॉनराड अपने सेंसेस में ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे पैरामेडिक्स की टीम भी माइकल को सीपीआर देती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। ये टीम माइकल को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। अब नीचे मौजूद सभी घर वाले यानी काई, माइकल का बाकी का स्टाफ और तीनों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:15 बजे पैरामेडिक्स माइकल जैक्सन को लेकर नीचे उतरते हैं। सभी घर वाले पैरामेडिक्स से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता है। माइकल जैक्सन को रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर में लेकर जाया जाता है। वहाँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करी गई थी, लेकिन माइकल किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। दोपहर 2:30 बजे माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, यानी कि पर्सनल डॉक्टर कॉनराड की एक गलती की वजह से किंग ऑफ पॉप, दुनिया का जाना माना सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन दुनिया छोड़कर चला जाता है।